नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमें जो इस क्लास में शुरू करना है वो हम लोग पाषाण काल यानी स्टोन एज को हम लोग प्रॉपरली आज शुरू करेंगे। और अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें पाषाण के उपकरण कहाँ-कहाँ से मिले हैं और वो जो पाषाण के उपकरण हमें मिलेंगे, पत्थरों के औजार हमें मिलेंगे, उनकी कुछ-कुछ विशेषताएँ होंगी, उनकी कुछ-कुछ खासियतें होंगी, हम वो भी देखेंगे। हम उनका विभाजन कैसे करेंगे वो सब भी चीज़ें आज हमें देखनी है। तो पाषाण काल में जो हम लोग देखेंगे वो उसका वर्गीकरण और समय, सामान्य विशेषताएं, उपकरण और साइट। तो वर्गीकरण और जो समय हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमने पढ़ा था न्यूज़ोइक एरा, वो जो मैंने बताया था आइस एज और वो सब जो समय आया था उसमें न्यूज़ोइक एरा, और उसमें इपोक कौन सा, क्वाटरनरी इपोक, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला इपोक था। कौन सा इपोक था? सबसे लेटेस्ट। तो जो आइस एज थी वो कई बार आई। मान लीजिए आइस एज आया, ये आइस एज है। उसके बाद इंटरग्लेशियल पीरियड आया, फिर आइस एज आया, उसके बाद फिर से इंटरग्लेशियल पीरियड आया, फिर आइस एज आया, उसके बाद फिर से इंटरग्लेशियल पीरियड आया। ये जो इंटरग्लेशियल पीरियड थे इसमें ही वो जो होमो था वो अपने क्रियाकलापों को वो अंजाम देता था और वो सब पत्थरों के औजार बनाता था। और जब ये न्यूज़ोइक एरा, उसमें क्वाटरनरी इपोक और उसमें प्लिस्टोसीन और होलोसीन दो पीरियड्स थे। और उसमें प्लिस्टोसीन वाले पीरियड में हिमयुग आए और पुरापाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और होलोसीन वाले में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो 10,000 बीसी से आगे तक के साक्ष्य मिलते हैं। हिमयुग की वहां पे समाप्ति है और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के हमें वहां पर जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जो ये पाषाण युग है, इस पाषाण युग को भी हमने देखा था 3 भागों में। पाषाण युग को पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उसके बाद हमने इस पुरापाषाण को पुनः निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण में हमने इसको विभाजित किया था। और ये जो मध्य पाषाण काल है इसकी रेंज लगभग हम लोग 10,000 बीसी ऑनवर्ड्स मानेंगे। ये 10,000 बीसी ऑनवर्ड्स इसलिए क्योंकि होलोसीन पीरियड में इसकी शुरुआत को हम लोग देखते हैं। और इसको हम कब तक मानेंगे? जब तक नवपाषाण शुरू नहीं हो जाता। कई बार ऐसा भी होगा कि ये मध्य और नव के हमें जो प्रमाण है वो लगभग साथ साथ मिलेंगे। कहीं पे मध्य पाषाण के अवशेष मिलेंगे, उसी पीरियड में हमें भारत के किसी हिस्से में नव पाषाण के अवशेष मिल रहे होंगे। अब नव पाषाण कब से शुरू होगा? नव पाषाण वहां से शुरू होगा जब पहली बार मानव कृषि करेगा। क्या करेगा? कृषि, फार्मिंग के जब हमें प्रमाण शुरू हो जाएंगे मिलना। अब फार्मिंग के जो प्रमाण हमें मिलते हैं वो विश्व के परिप्रेक्ष्य में अलग और भारत के परिप्रेक्ष्य में अलग मिलते हैं। तो विश्व में जो सबसे पहले प्रमाण हमें मिलते हैं उस कृषि के, वो हमें उस लैंड पे मिलते हैं जिसको बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। ये जो आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट वाला जो रीजन है इसमें, यानी इजिप्ट में नील नदी, मेसोपोटामिया ईरान वाले क्षेत्र में दंजला और फरात नदी के बीच में पनप रही मेसोपोटामिया सभ्यता। इस सभ्यता को, और लगभग ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है क्योंकि क्रिसेंट की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। इसको कई बार पालना भी बोलते हैं, यानी ये सभ्यताओं का पालना थी। इसको कई बार कार्टेल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, कार्टेल ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहां से हमें जो कृषि है उसके सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। तो विश्व में हम देखेंगे अगर कृषि के साक्ष्य तो हमें लगभग 8,000 बीसी के आसपास मिलेंगे। और जब हम भारत में देखेंगे कृषि के साक्ष्य तो लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हमें कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। और यहीं से हम लोग नवपाषाण की शुरुआत को मान सकते हैं। नवपाषाण की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। इस बात को हमें ऐसे समझना है कि हम लोग पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में हम लोग मानव के
उस व्यवहार को देखते हैं जो कि उसकी सामान्य विशेषताएं थी। तो जो हिमयुग वाला, यानी हिमयुग वो पाषाण काल की शुरुआत में जो मानव था वो घुमंतु था। हिमयुग वाला जो मानव था वो कपि मानव है। वो पहले दिल्ली में रह रहा है, उसके बाद चला गया मेरठ, उसके बाद वहां से निकल गया ऊपर उत्तराखंड, उसके वहां से कश्मीर, उसके बाद वहां से होते हुए वापिस आ रहा है। ऐसे करते करते ये था घुमंतु। और क्योंकि ये घुमंतु था तो ये अपने साथ कुछ फल और ऐसी चीजें भी अपने साथ लेके जा रहा था। यानी ये इसकी मेन खासियत होगी, ये आखेटक खाद्य संग्रहक होगा। क्या होगा? खाद्य संग्रहक। क्योंकि ये जब चल रहा है, घुमंतु है, इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे कोई स्थायी निवास बना के भी रहना चाहिए। तो ये आखेटक और घुमंतु किस्म का होगा। ये सामान, ये खाना अपना इकट्ठा करेगा। इसको कोई फल मिल गया, अब वो जो फल होंगे वो फल को भी ये ऐसे पहचानेगा। मान लीजिए किसी ने एक फल खाया, एक मर गया, वो हैरान होगा, अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहा। तो जब ऐसे ही चलते चलते उस घुमंतु एप को, घुमंतु वानर कपि मानव को ये समझ आया होगा कि ये फल खाने लायक है, ये फल इकट्ठा करने लायक है, आगे मिले आगे ना मिले। और इसी तरीके से वो घूमता था। और रहता कहाँ था वो? यानी क्या वो कुछ घर वगैरह बना के रह रहा था कि, या फिर वो कुछ उसने आवास अपने बनाने शुरू कर लिए थे? तो वो रहता था पेड़ों पर, गुफाओं में। और इन्हीं गुफाओं में आगे चल के वो चित्रकारी भी करेगा। आगे चल के इन्हीं गुफाओं में वो चित्र भी बनाएगा। हमें वो चित्र मिले, हम देखेंगे हाथी गुफा और भीम बेटका, आगे चल के उन चित्रों को हम देखेंगे। और तीसरी चीज, क्या वो उसको पता था कि अगर कोई मौत, यानी अगर कोई मर गया तो उसके साथ क्या करना है, क्या वो उससे परिचित था? देखिए, पहले चीज ये समझिए कि मानव अभी इस समय पर, यानी ये पूरा पाषाण काल का समय है और मानव इस समय घुमंतु है और पेड़ और गुफाओं में रहता है, लेकिन समूह में नहीं रहता। समूह में कब रहेंगे? जब एक जगह रहेंगे तो वो समूह में रहेंगे। और जब वो समूह में रह ही नहीं रहा, जब उसका एक दूसरे के प्रति लगाव ही नहीं है, तो वो लगाव के कारण ही व्यक्ति ये सब प्रक्रिया, शवाधान और कब्र वाली प्रक्रियाओं को स्टार्ट करेगा। अब दूसरा जो हम सामान्य विशेषता देखेंगे वो मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में अब शिकार करना है उसको, खाना इकट्ठा करना है, और अब वो डोमेस्टिकेट करेगा कुछ जानवरों को। क्या करेगा? कुछ जानवरों को वो डोमेस्टिकेट करेगा। और जब वो जानवरों को डोमेस्टिकेट करेगा, वो खाने के लिए, क्योंकि अब वो खाना लेके आया है, अब उसमें यही जंग है कि वो जो जानवर मार के ला रहा है कहीं उसको बड़े जानवर ना खा ले। तो जानवर को जो वो लेके आए खाना अपना, उसको बचाने के लिए अब इसको समूह में रहना शुरू करेगा। और शिकार पर जाने के लिए इसको समूह की जरूरत है। तो ये अब समूह में रहना शुरू करेंगे, ग्रुप्स में रहना शुरू करेंगे। और जब ये ग्रुप्स में रहना शुरू करेंगे, तभी से हमें मोटा मोटी शव और कब्रें हमें इस तरीके की मिलनी शुरू होंगी। तीसरा जो नव पाषाण है उसकी सामान्य विशेषता। तो नव पाषाण की सामान्य विशेषता यही है कि सबसे पहले, अब जब मानव मध्य पाषाण काल में मानव के पास हल्का सा समूह आ गया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा कि एक जगह रुका हुआ है, एक जगह पर थोड़ी ज्यादा दिनों तक रुकेगा। और जब वहां पे खाना पानी सब खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह पे ट्रेवल करेगा। और ऐसे ही करते करते हमें आरंभिक साक्ष्य जो है वो मध्य पाषाण में हमें खेती के थोड़े बहुत हल्के हल्के, बहुत मामूली, लेकिन ना के बराबर हमें, और वो एक संक्रमण काल है। मध्य पाषाण जो है वो संक्रमण काल है, वो हम समझेंगे। नव पाषाण में हमें सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। और कृषि के साक्ष्य भी हमें वो लहुरा देव या मेहरगढ़, उसमें जो कंफ्यूजन है वो भी हम आगे आने वाले समय में समझेंगे। और स्थायित्व, अब ये जो स्थायित्व है ये
पूरी तरीके से स्थायित्व। अब ऐसा नहीं है मध्य पाषाण काल की तरह वो ग्रुप्स में रह रहा है और अपने ग्रुप्स की जगहों को भी बदल रहा है। अब वो पाषाण न पाषाण काल में अपनी एक स्थायी जगह बनाएगा और अपने लिए घर वगैरह भी बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अब वो एक ही जगह पे रह रहा है, उसके पास कृषि है। अब कृषि में भी एक चीज होती है, कृषि अधिशेष। और जब ये अधिशेष यानी अब वो इतना उगाने लग जाएगा कि वो अपने लिए तो खा पा रहा है लेकिन उसको बचा भी पा रहा है, तो वो मृद भांड का प्रयोग करेगा, यानी मिट्टी के कुछ बर्तन बनाना शुरू करेगा। और ये मिट्टी के बर्तन बहुत तेजी से जब बनने लग जाएंगे, जब उसने कृषि शुरू करी, उसको स्थायी मिल गया और वो खेती बेसिकली झूम खेती करता है, स्थानांतरित खेती करता है। जो आपने सुना होगा कि आदिवासी जो है वो जिस तरीके की खेती करते हैं, आदिवासी की जो स्टडी है, आदिवासियों के लिए स्टडी जो हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं इतिहासकार, क्योंकि कुछ कुछ विशेषता हमें वहां से मिलती है। हर कल्चर की एक विशेषता होती है। तो जो ये अधिशेष होगा उसकी वजह से आगे वाले समय में, आने वाले कालों में विनिमय शुरू होगा और यही किसी कृषि अधिशेष है जो आगे मानव इतिहास को पूरी तरीके से बदल देगी। वो कैसे हम आगे समझेंगे, फिलहाल इतना समझिए कि कृषि अधिशेष हुआ जब उसने एक्स्ट्रा उगाना शुरू करा तो उसने मृद भांड बनाए, और क्योंकि उसके पास अब खेती करने के तरीके हैं, तो लेकिन वो पत्थरों से खेती कर रहा है। अब जब पत्थर से खेती करेगा तो वो उतने तो गहरा खोद नहीं पाएगा, थोड़े दिनों तक, थोड़े महीनों तक या कुछ सालों तक वहां पर खेती होती रहेगी, फिर वो जगह खत्म हो जाएगी, फिर ये दोबारा दूसरी जगह पे जाएगा। अब जब ये दूसरी जगह पे जाएगा तो तेजी से जाने के लिए ये पहिए को इवॉल्व करेगा, और जब ये पहिए को इवॉल्व कर लेगा, पहिए को बना लेगा, अब ये इसी पहिए का प्रयोग चाक बनाकर मृत भांड में और बहुत तेजी तेजी से पोटरीज बनाना शुरू करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करेगा। और जब ये मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देगा और इस पहिए से जब ये चलना आना जाना शुरू कर देगा, तो अब इसके लिए आसान होगा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से जाना। और उसी के बाद ये विनिमय शुरू करेगा, क्योंकि इसके पास कृषि अधिशेष है। और जब कृषि अधिशेष होगा, इसको ऐसे समझते हैं, पहले मानव आखेटक रहेगा, खाद्य संग्राहक रहेगा, उसके बाद जो मानव शुरू करेगा वो पशुपालन शुरू करेगा, और उसके बाद के काल में कृषि शुरू करेगा, और इस कृषि से कृषि अधिशेष, और इसी अधिशेष से आगे चलकर अब उसको एक्सचेंज यानी विनिमय शुरू करना है। और जब ये विनिमय शुरू करेगा, क्या विनिमय, मान लीजिए जैसे ही इसने इतना उगाना शुरू कर लिया कि अब फसल बहुत ज्यादा बच रही है, तो दूसरा व्यक्ति किसी और काम को बेहतर कर पाएगा, लोहार लोहे के काम को, और वो उसमें मशगूल हो जाएगा और वो उस काम को बहुत प्रोफेशनैलिटी से करेगा कि मुझे किसमें क्या मिलाना है कि मैं एक बेहतर उपकरण बना सकूं, एक बेहतर एलॉय को तैयार कर सकूं जिससे खेती और अच्छी हो सके। और जब ये एक्सचेंज शुरू हो रहा है, इसी एक्सचेंज से एक समस्या आएगी, और वो समस्या ये होगी कि हर बार जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और वो गेहूं लेकर मटके वाले के पास गया कि मुझे मटका चाहिए। अब मटके वाले ने बोला लेकिन मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए। अब लेकिन उसके पास तो केवल और केवल गेहूं है, वो मटका कैसे खरीदेगा? इसी के चलते आगे चल के मुद्रा विकसित होगी, और मुद्रा से आगे चल के आंतरिक व्यापार, और इसी आंतरिक व्यापार से जब ये फलेगा फूलेगा बाह्य व्यापार, और ऐसे ही चलते चलते मानव आधुनिकरण की ओर यानी सभ्य होता चला जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, पहले मानव जो था वो आखेटक और खाद्य संग्राहक होगा, उसके बाद मानव पशुपालन करना शुरू करेगा, उसके बाद मानव कृषि करना शुरू करेगा। कृषि अधिशेष जब उसके पास हो जाएगा तो वो एक्सचेंज यानी वस्तु विनिमय शुरू करेगा, और जब वस्तु विनिमय में समस्या आएगी तो वो मुद्रा को इवॉल्व करेगा, मुद्रा से आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार से बाह्य व्यापार, और बाह्य व्यापार से वो धीरे धीरे सभ्यताओं की ओर अग्रसर होगा।
और जब वो सभ्यताओं की ओर अग्रसर होगा, वहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें लगभग लगभग ये सारे गुण मिलेंगे हमें। और एक चीज और समझिए कि अगर कहीं पे किसी पीरियड में ऐसा हो जाता कि ये कृषि अधिशेष होता ही नहीं, क्या नहीं होता, ये कृषि अधिशेष होता ही नहीं। तो अगर कृषि अधिशेष नहीं होता तो वस्तु विनिमय नहीं होता, वस्तु विनिमय नहीं होती तो मुद्रा नहीं होती, और मुद्रा नहीं होता तो आंतरिक व्यापार बाह्य व्यापार नहीं होता, हम सभ्य नहीं होते, और ऐसे करते 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 हम वापिस वहीं चले जाएंगे या चले जाते जहां पर हम लोग शुरू हमने अपना इतिहास किया था। तो आप अब तक इस बात को समझ गए होंगे कि मानव कैसे कैसे करके इवॉल्व हो रहा है, और वो कैसे इन पत्थरों का प्रयोग करके वो अपने लिए चीजें बना रहा है, उन चीजों को प्रयोग कर रहा है। और ये जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण की जो विशेषता है, सामान्य विशेषताएं, आप इनको भी समझ गए होंगे। अब हमने सामान्य विशेषताएं देख ली हैं। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण की सामान्य विशेषताएं हम देख चुके हैं कि उनमें ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से उसको पुरापाषाण बोलेंगे, यानी वो क्या क्या विशेषताएं होंगी जिसकी वजह से हम उसको एक पर्टिकुलर काल में विभाजित कर रहे हैं, यानी पूरे पाषाण काल को हम पूरा पाषाण में क्यों विभाजित कर रहे हैं, उसकी सामान्य विशेषताएं हमने देख ली। फिर मध्य पाषाण काल जो है उसकी क्या सामान्य विशेषताएं रहेंगी, और नव पाषाण की सामान्य विशेषताएं क्या रहेंगी। यानी पूरा पाषाण केवल जो कपि मानव है वो पत्थरों के औजार बनाएगा, पत्थरों का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद जो मध्यकाल है उसमें हमें साक्ष्य मिलते हैं थोड़ी बहुत कृषि के, यानी आरंभिक साक्ष्य मिलने शुरू होंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं एक दो जगह से मिले हैं। और हमें ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि मध्यकाल, मध्य पुरा पाषाण काल में ही उस कपि मानव ने पशुओं का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, यानी उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। अपने पालतू पशु उसने सबसे पहले जो उसने पालतू पशु रखा था वो कुत्ता। उसके बाद नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य हमें बहुत आए थे, और स्थानीय निवास, निवासी हम बोलेंगे, घर नहीं बोलेंगे, घर तो टेक्निकली सही नहीं है। एक निवास यानी वो गर्त बना के रहेगा या हट बना के रहेगा या गुफाओं में रहेगा, वो सब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और आने वाली क्लासेस में अब हम देखेंगे उपकरण और वर्गीकरण व समय। समय किसका? उपकरणों का। उपकरण देखेंगे हम कि वो उपकरण किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया, उपकरणों को हम क्यों बांट रहे हैं, क्या उपकरण में बदलाव ऐसे आ रहे हैं कि हमें उनको बांटने की जरूरत है, या वो, और उनका समय देखेंगे वो किन समय में मिले, और उनका वर्गीकरण देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।